नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध को 1 महीना पूरा हो गया है और इस युद्ध की मार अब बाकी देशों पर भी पड़ने लगी है और भारत भी इससे साफ तौर से अछूता नहीं है। हमारे देश में भी हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, यानी महंगाई की मार से अब सब परेशान हैं। महंगाई से निपटने के लिए महाराष्ट्र और दिल्ली के बिल्डर्स ने 6 महीने के लिए काम रोकने का फैसला किया है। उन्हें लगता है कि 6 महीने के बाद जब कीमतें कम हो जाएंगी तब वो काम करेंगे और इस तरह से उन्हें नुकसान नहीं होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उनका ऐसा करना सही है? बिल्डर्स के इस फैसले का होम बायर्स पर क्या असर पड़ेगा और क्या ये सही तरीका है महंगाई से निपटने का? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आम आदमी का अपने घर का सपना अब और भी मुश्किल होने वाला है। कच्चे माल की आसमान छूती कीमतों के चलते बिल्डर्स के लिए घर बनाना मुश्किल हो रहा है। महाराष्ट्र के डेवलपर्स ने तो सीमेंट, कंक्रीट, सरिया और बाकी बिल्डिंग मटेरियल खरीदना बंद करने का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र के डेवलपर्स ने अगले 6 महीने तक कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया है। उनका कहना है कि इतने महंगे रेट्स पर उनके लिए रॉ मटेरियल खरीदना मुमकिन नहीं है। महाराष्ट्र के नक्शे कदम पर चलते हुए दिल्ली और एनसीआर के डेवलपर्स ने भी अगले 6 महीने तक काम बंद करने का फैसला किया है। यानी आम आदमी का घर वाला सपना फिलहाल महंगाई की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। बिल्डर्स का मानना है कि कीमतों में आई ये तेजी ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रहेगी और 6 महीने में हालात पहले जैसे हो जाएंगे। यही वजह है कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन को 6 महीने तक रोकने का फैसला किया है। रियल एस्टेट डेवलपर्स की संस्था क्रेडाई एनसीआर का कहना है कि पिछले 1 महीने में ही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 30 से 40% तक बढ़ चुके हैं और बीते 2 साल में लागत 100% तक बढ़ चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक 1 साल पहले स्टील की कीमत जो 60,000 रुपए टन थी, वो आज बढ़कर 85,000 प्रति टन हो चुकी है। वहीं 50 किलो सीमेंट की कीमत जो पहले 325 रुपए थी, अब बढ़कर 400 रुपए हो चुकी है और 1000 ईंटों की कीमत 6,500 रुपए से बढ़कर 8,000 रुपए हो चुकी है। केबल, फिटिंग वायर्स, टाइल्स, पाइप, सैनिटरी वेयर, फैब्रिकेशन की लागत में भी 40 से 45% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। यानी महंगाई की मार से बिल्डर्स बुरी तरह से परेशान हैं और अब आखिर में उन्होंने काम रोकने का फैसला किया है। बिल्डर्स के नजरिए से देखें तो उनकी बात में दम नजर आता है, लेकिन बिल्डर्स के इस फैसले से घर खरीदारों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि काम रुकने से प्रोजेक्ट देरी से पूरे होंगे और इसका सीधा मतलब है कि घर खरीदारों को 6-7 महीने तक किराए के मकानों में रहना होगा, जबकि होम लोन की किस्त जारी रहेगी। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो मुद्दा आपने समझ लिया, लेकिन हमारा बड़ा सीधा सा सवाल है कि क्या वाकई में अगले 6 महीने में कीमतें गिर जाएंगी? कीमतों में इजाफा पहली बार तो नहीं हो रहा है। बिल्डर्स के फायदे के लिए घर खरीदार नुकसान क्यों सहे? और इन सभी सवालों के जवाब हम लेंगे हमारे पैनलिस्टों से। हमारे साथ हैं सीनियर लॉयर सुजय कांटावाला, भूटानी ग्रुप के सीईओ आशीष भूटानी और रेरा सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल के प्रेसिडेंट मेंबर अभय उपाध्याय। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर हम घर खरीदारों पर जो ये महंगाई की गाज अब गिरी है या जिस तरह से बिल्डर्स कह रहे हैं कि उन पर जो गाज गिरी है और उसका असर हमेशा की तरह घर पर खरीदारों पर पड़ता है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। और अभय जी, पहला सवाल आप ही से होगा साफ तौर से कि हमेशा घर खरीदार ही क्यों? क्या अकेले बिल्डर्स के लिए ही यहाँ पर महंगाई की मार है और महंगाई की मार अभी 6 महीने ही रहेगी? किसे पता है? पहले भी हमने देखा कोविड के दौरान 9 महीने काम बंद पड़ा रहा, तब भी घर खरीदारों को ही इस डिले के बारे में भुगतना पड़ा। उनकी ना ही आमदनी हो रही है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, उनका भी वही हाल है। एक बार फिर से यहाँ पर 6 महीने काम रोकने की बात हो रही है और इसके पीछे वजह महंगाई बताई जा रही है। तो अब हमें ये बताएं कि ये हमेशा घर खरीदार क्यों फंस जाते हैं? ने एकदम जो पॉइंटेड बात कही है कि हर समय कोई भी प्रॉब्लम समस्या आ जाए, अल्टीमेट जो अंतिम बिंदु जहां पे सारी बातें आकर रुक जाती हैं वो है होम बायर। और पिछला बार भी आप एक चीज मैं थोड़ा और आपको पहले ले जाता हूं इस बात को समझने के लिए
कि चलिए आज तो महंगाई थी, इसके पहले कोविड था, इस वजह से आपने 6 महीने, पहले तो 9 महीने एक्सटेंशन ले लिए, अभी आप 6 महीने मांग रहे हैं, इसके भी पहले अपने चलते हैं, तो क्या इसके पहले प्रोजेक्ट वगैरह टाइमली कंप्लीट हो रहे थे क्या? मेरा सवाल ये है कि अगर आप 2006 से लेकर के 2012-14 तक देखें तो लगभग 8-10 लाख यूनिट जो इनकम्प्लीट पड़े हुए थे, उसके पीछे में कारण क्या था? उसके पीछे तो कोई कोविड नहीं था, उसके पीछे तो कोई प्राइस राइज नहीं थी, कोई महंगाई की बात ही नहीं थी उस टाइम में, तो उस समय भी तो आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया। तो मेरा देखिए सीधा निशाना ये है कि आपको बहाना चाहिए कि मैं किस तरीके, पहले आप इलीगली, मतलब आपको ये लगता था कि मैं कहां जाऊं, अब तो ऐसा लग रहा है कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी है ये इनके सहूलियत के लिए बन गई है, सो दैट कि ये बात में वहां पे चले जाएं और वहां पे जाके कहें कि मेरे को तकलीफ है। आप मेरे को कविता जी एक बात बताइए, क्या जब मैंने ये बुक किया था घर, तो मैंने ये जिम्मेदारी उठाई थी कि आपका जो 100% का जो मार्जिन है वो इंश्योर होगा, तभी आप मेरे को घर दीजिएगा, वरना मत दीजिएगा? क्या मैंने ये बात कही थी? और क्या बिल्डर ने मेरे को भी ये प्रॉमिस किया था कि अगर आपकी आमदनी आज 2 लाख रुपए महीने है, तो अगर वो 1,90,000 हो जाएगी तो मैं आपको EMI में या रेंट में या दाम में कुछ कमी कर दूंगा? अगर ऐसी बात दोनों तरफ से ही नहीं थी तो मैं इसके लिए जिम्मेदारी, मैं इसके लिए क्यों भुगतूं? क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप काम रोक देने से, 6 महीने के एक्सटेंशन लेने से आपकी मार्जिन, आपका नुकसान बच जाता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट है कविता जी, ये भी ध्यान देने की बात है, बच जाता है, लेकिन मेरा तो परमानेंट लॉस हो जाएगा। मेरे को तो पहले आप 9 महीने का ऐसे ही मेरे को धक्का लग चुका है, अब 6 महीना और, तो आप इमेजिन करिए कि एक आदमी अगर लाख 1.5 साल तक EMI देता रहे, रेंट देता रहे, तो उसके तो पूरा लाइफ का बजट बिगड़ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये भी समझने वाली बात है कि किस तरीके से आप जो है इस तरह की बात सोच भी पाते हैं। क्या जो लोहे के या सीमेंट के या किसी और चीज के जो दाम बढ़े हैं, क्या लोहा और सीमेंट केवल रियल एस्टेट इंडस्ट्री में यूज होता है? क्या और कोई रॉ मटेरियल ऐसा नहीं है? क्या गैस नहीं है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं है जो हर जगह पे यूज होते हैं? क्या उसके दाम नहीं बढ़े हैं? तो किस जगह पे ऐसी बातें हो रही हैं? और एक चीज और इसमें जरूरी है कि कहां पे ये कट ऑफ पॉइंट क्या हो, कौन डिसाइड करेगा? क्या कट ऑफ पॉइंट होना चाहिए? ये किस तरह से डिसाइड होगा? क्या कभी इन्होंने ये बात कही है कि आप मेरे मार्जिन को, मैं किस मार्जिन पे काम करूं उसकी ऑडिट करवा लीजिए? क्यों नहीं ये बात कहते हैं? आज आप 5%, अगर आप 400 रुपया पर स्क्वायर फीट, जो लगभग इन लोगों ने एक प्रोजेक्शन दिया है कि 400 रुपया पर स्क्वायर फीट का दाम बढ़ गया इनका, आज अगर आप 8,000 का एवरेज मानिए, एवरेज कि 8,000 स्क्वायर फीट में ये माल को अगर बेचते हैं तो लेस देन 5% का कॉस्ट इनका बढ़ता है। तो क्या लेस देन 5% की मार्जिन इनके पास में नहीं है? क्या उसको ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं? आपने देखा होगा कविता जी, लास्ट 3-4 सालों में जितने जगह भी एजेंसियां, चाहे वो ईडी की रही हो, चाहे इनकम टैक्स की रही हो, जहां भी, चाहे वो आम्रपाली का मुद्दा रहा हो, चाहे अभी रिसेंटली ओमेक्स का मुद्दा रहा हो, चाहे जो भी जहां भी रहा हो, सब जगह पे आपने देखा है कि किस तरीके से इनके गड़बड़ घोटाले सामने आए हैं। तो ये जो मार्जिन जो आप बुक्स में देखती हैं वो तो केवल ये है जो ये दिखाते हैं। एक्चुअल मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 100% से भी ज्यादा है, तो उसमें 5% कॉस्ट एब्जॉर्ब करना मेरे को तो कोई बड़ी बात नहीं लगती है। और दूसरी बात, इनके दिमाग में या किसी के दिमाग में ये बात कैसे आ जाएगी कि आप अपने प्रॉफिट को बचाने के लिए आप रेगुलेटर के पास जा भी सकते हैं, और रेगुलेटर आपको आप ये सोच भी कैसे लिए कि रेगुलेटर आपको ये परमिशन दे देगा कि 6-6 महीना सारे प्रोजेक्ट के एक्सटेंशन कर दिए जाए? तो मेरी तो कविता जी ये समझ के बाहर की बात है कि किस तरीके से इस तरह का मुद्दा चल रहा है, और किस तरीके से यही एक इंडस्ट्री है जहां पे इस तरह की बातें होती हैं। कार मैन्युफैक्चरर्स भी हैं इस देश में, व्हाइट गुड्स मैन्युफैक्चरर भी हैं, LED लाइट, काफी सारी चीजें हैं, कहीं पे इस तरह के मुद्दे नहीं उठ रहे हैं। सब लोग इसको कोशिश करें कि कैसे इसको हम एब्जॉर्ब करके इंडस्ट्री को चलाते रहें, लेकिन यहाँ पे ये बात आती है कि मैं काम रोक दूंगी। मैंने मेरे लाइफ का शायद ये पहला बार ऐसा सामने आ रहा है जहां पे आप देख रही हैं कि पूरा का पूरा काम रोकने की बात चल रही। ये किस तरह का थॉट प्रोसेस है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जवाब हम लेंगे। हमारे आशीष भूटानी हमारे साथ मौजूद है। आशीष बताएं, यहाँ पर वाकई जिस भी तरह की गणित समझाई है अभय जी ने, क्या वाकई आप 5% का शॉक अब्सॉर्ब नहीं कर सकते हैं? जिस तरह की महंगाई का असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये तो कहीं ना कहीं जिस तरह की बातें की जा रही हैं, कहीं ना कहीं इस पूरे सेक्टर पर भरोसा उठता हुआ जा रहा है, क्योंकि हमेशा मरता तो घर खरीदारी है। मैं अभय जी की एक बात से सहमत नहीं हूं। उन्होंने एक अजम्पशन ली है कि प्राइस 8,000 का है। इन अ सिटी लाइक नोएडा प्राइस 4,000 रुपए फुट से शुरू होता है, और 400 नहीं, ये इम्पैक्ट कहीं ना कहीं 600 रुपए फुट का है। वो 15% एक मार्जिन हो जाता है। आज रियल एस्टेट इंडस्ट्री में खुला 15 से 20% का मार्जिन रह ही नहीं गया है। मैं फिर भी इस बात से सहमत नहीं हूं कि काम रोक दिया जाए।
काम बिल्कुल चलना चाहिए। हमें इनफैक्ट गवर्नमेंट से ये सपोर्ट चाहिए कि इमीडिएटली गवर्नमेंट स्टेप इन करके या तो सब्सिडी दे इस प्राइस के ऊपर, ताकि कंस्ट्रक्शन कोई भी डेवलपर 1 घंटा भी नहीं रोकना चाहता। जहां तक अभय जी ने बोला कि बहुत से डेवलपर हैं जिनके प्री कोविड से पहले टाइमली डिलीवरीज नहीं होती थी, तो आज की डेट में जितने भी डेवलपर्स काम कर रहे हैं विद गॉड्स ग्रेस, इंक्लूडिंग हम हो गए, ऑल प्रोजेक्ट्स आर डिलीवर्ड बिफोर टाइम। देयर आर नो पेंडिंग केसेस अगेंस्ट अस ऑल्सो। आज अगर हम एक प्राइस इंक्रीज, जो हम कहते हैं कि लगभग 600 रुपए फुट का एक प्राइस इंक्रीज आ रहा है, हमें यस इमीडिएटली इंटरवेंशन चाहिए गवर्नमेंट से, या तो इस प्राइस को कंट्रोल करके वापस ठीक किया जाए या सब्सिडी दी जाए। काम रोकने के हित में कोई भी नहीं है। हम 1 मिनट क्या 1 सेकंड भी काम डिले नहीं करना चाहते, ना रोकना चाहते हैं। आशीष जी, यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि महंगाई की मार केवल एक सेक्टर पे नहीं है, ये मार तो चौतरफा है। तो अगर सरकार यहाँ पर इस तरह की मांगे तो तमाम सेक्टर के लोग जाकर करेंगे सरकार से। अगर सरकार यहाँ पे आपको कोई राहत नहीं देती है तब तो आप काम ही बंद करेंगे ना अंत में। ये सच नहीं है। आज के दिन में अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट लेते हैं, आप उसके पैसे पहले नहीं देते, पर कंस्ट्रक्शन एक रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है जिसमें आपने आज एक दाम पे चीज ली और 2 साल में एक डेवलपर ने कैलकुलेट किया कि इस पे लगभग 1600 रुपए, 1700 रुपए, 1800 रुपए फुट की कॉस्टिंग है। आज अगर वो प्राइस बढ़ते हैं, हमने वो बुकिंग पहले ही उठा ली है। अगर आप एक फोन लेते हैं या डीजल डलवाने जाते हैं, तो आप डीजल के पैसे 2 साल पहले नहीं देके रखते हैं, वो आप करंट प्राइस पे देते हैं। आज अगर ऐसी बात है तो डीजल के दाम क्यों बढ़े हैं? आज अगर हमने भी बहुत माननीय स्टील इंडस्ट्री है इंडिया की, जिनसे करीबन 3000 टन माल बुक कर रखा था, आज उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद हमें वो माल देने से मना कर दिया। कहा कि हमें जब पीछे से ही प्राइस इतना बढ़ गया है, हम आपको अपनी कमिटमेंट ऑनर नहीं कर सकते। ये एक साइंड कॉन्ट्रैक्ट है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी बिग फर्म इन इंडिया। हमें भी उनकी बात समझ आई कि जब उनको वाइबिलिटी नहीं रही, 5%, 10%, 15% पे अगर बढ़ता तो हम भी कहते कि एडजस्ट कीजिए। आज जब प्राइस लगभग 2 गुना हो गया है, तो हमें भी समझ आ रही है कि वो कैसे एडजस्ट करें। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ठीक है भूटानी साहब, आप ऐसा समझते हैं, आप काम रोकने के हित में नहीं है, आप चाहते हैं कि सरकार आपको सब्सिडी दे, लेकिन सुजय, हमने देखा जब कोविड की मार आई तो 9 महीने के लिए तो लगभग काम बंद कर ही दिया ना सभी बिल्डर्स ने। तब तो जाकर ये पॉलिसी फ्रेमवर्क में अप्रूव भी हो गया कि चलिए ठीक है, ये काम बंद कर सकते हैं। घर खरीदार तो तभी भी अपने घरों का रेंट दे ही रहा था और यहाँ पर भी अपनी उनकी EMI भी चल रही थी। तो कहीं ना कहीं राहत तो उनके पास तभी भी नहीं थी और अभी भी नहीं है, क्योंकि अभी भी अगर इसको पास कर दिया जाता है, क्योंकि अभी तो ये केवल बातचीत में ही बातें निकल कर आ रही हैं कि ऐसा फैसला लिया जा सकता है या ऐसा करने की कवायद शुरू हो रही है। अंत में मुझे ये बताएं कि किस तरह का प्रोटेक्शन एक घर खरीदार को मिल सकता है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि रेरा जो है ना एक मजाक बन के चला है। आप देखिए कितने प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड है। कई ऐसे राष्ट्र है जहां पे 10-15% प्रोजेक्ट्स ही रजिस्टर्ड है। अल्टीमेटली रेरा करेगा क्या? अगर बिल्डर कहता है कि मैं काम रोक देता हूं, तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। आपका दूसरा उपाय क्या है? होम बायर बेचारा जो है ना, वो सॉफ्ट टारगेट है, वो सॉफ्ट टारगेट बन के रह गया है, क्योंकि एक तरफ से उसके EMI चल रहे हैं, वो कहीं भाड़े पे रह रहा है, शायद उसको पहले का मकान खाली करना है, और उसका घरौंदा जो उसने प्लान किया था वो उसके सामने नजर आ रहा है, खाली वर्चुअल, रियल में तो है ही नहीं। तो ये आप कैसे कह सकते हो कि एक सिचुएशन के वजह से हमारा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट घट गया, हमारा कॉस्ट बढ़ गया? तो ये बिजनेस है। आपकी जब चल रही थी तब आपने किसी को बेनिफिट तो नहीं दिया, पास ऑन नहीं किया, आपने खुद ही पॉकेट में ले लिया, आप बड़े बड़े हो गए। तो अब ये बिजनेस में कभी ऊपर नीचे तो होता है, लेकिन कमिटमेंट का क्या? अगर होम बायर EMI डिफॉल्ट करता है तो आप वो फोरफिट करने की धमकी देते हो, लेकिन जब आपके ऊपर आती है तो आप कहते हो मैं काम बंद कर दूंगा, और मैं काम बंद करना नहीं चाहता, सरकार अंदर आवे, सरकार आके सब्सिडी दे। सरकार क्या करेगी? ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है, और कितनी इंडस्ट्रीज में सरकार आएगी बीच में, और हमें पता नहीं है कि ये कब तक चलेगा सिचुएशन। तो ये सब फैक्टर जो है ना, ये कोई अर्थक्वेक या साइक्लोन या सुनामी नहीं है कि एक्ट ऑफ गॉड था और उसके वजह से वी कांट डू एनीथिंग।
ये एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है, इसको ऑनर करना है, ये रजिस्टर्ड अग्रीमेंट है, तो ऑल्टरनेट सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे और कमिटमेंट्स निभाने पड़ेंगे। ऐसा कतई ही नहीं हो सकता कि हमेशा बेचारा होम बायर ही भुगते और होम बायर ही सफर करे। कहीं ना कहीं ये आपको एनफोर्स करना ही पड़ेगा, और मेरे ख्याल से रेरा हैज नॉट बीन इफेक्टिव। सिर्फ कोर्ट ही इफेक्टिव है, लेकिन प्रेशर कोर्ट पे भी है। तो इसके वजह से मैं समझता हूं कि स्टील का कॉस्ट बढ़ गया, सीमेंट का बढ़ गया। अच्छा, अगर आप काम टोटल रोक देंगे तो लेबर क्या करेगा? उनकी भी सैलरीज का सवाल आता है, उनके भी पेट का सवाल आता है। तो ये सब फैक्टर्स पहले से ही बिल्डर्स जो है अपने अकाउंटिंग में ये लोग फैक्टर इन कर लेते हैं, और मेरे ख्याल से ये सब होशियार लोग हैं और अपना कमिटमेंट निभा सकते हैं। पर अगर आप ये कहते हो कि सरकार को बीच में आकर सब्सिडी देनी चाहिए, तो सरकार क्यों देगी और कितना सब्सिडी देगी? सरकार के भी दूसरे बहुत काम पड़े हैं यहाँ पर। तो इसके वजह से मेरे ख्याल से इनको अब्सॉर्ब करना चाहिए, और जो होम बायर्स है, जिन्होंने फेथ रखा, जिन्होंने ट्रस्ट रखा, जिनका घरौंदा मैंने जैसे कहा उनके सामने है, वो टूटना नहीं चाहिए, वो डिलीवर करना चाहिए। मैं थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ इधर उधर थोड़ा डिले हो जाता है, पर ऐसा नहीं कि आप 6 महीने के लिए काम ही बंद कर दो, फिर उसके बाद और 6 महीना और 6 महीना, कब तक आदमी राह देखेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आशीष देखिए, यहाँ पर महंगाई 6 महीने में खत्म हो जाएगी, किसको पता है? ठीक है, सरकार भी सब्सिडी देगी नहीं देगी, किसको पता है? तब एक बिल्डर क्या करेगा? क्योंकि घर खरीदार इवेंचुअली एंड में चाहे ना ही उसको रेरा कानून से कोई प्रोटेक्शन मिल रही है, और कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए भी तो समय चाहिए होता है। वो अपना गृहस्थी देखे, अपने खर्चे देखे, अपनी बचत देखे, यहाँ पे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए आप लोगों के खिलाफ। की बात से पूरा सहमत हूं कि काम को 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहिए। बस जो प्राइसिंग का इंपैक्ट है, मुझे सुझाव बहुत अच्छा लगा कि 30% या 20% अगर सबको उम्मीद है कभी की प्राइस आगे भी बढ़ सकता है, तो उसको फैक्टर इन करना चाहिए। फ्यूचर के लिए एक बहुत अच्छी सीख है सारे डेवलपर्स के लिए जो थिन मार्जिन पे काम कर रहे थे, कि थिन मार्जिन पे काम ना करते हुए एक प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा हैंडसम रख के या एक अननोन फैक्टर को फैक्टर इन करके चलना चाहिए। जहां तक अभी तरीके होते हैं ना आशीष, अभी ये नई सीख क्या है? महंगाई कोई पहली बार तो नहीं बढ़ रही है, लगातार ही हम देख रहे हैं महंगाई में इजाफा हो रहा है। इस तरह का मार्जिन तो बिल्डर्स को रखना ही चाहिए। ये कारोबार है, व्यवसाय है, बुनियादी चीजें हैं ये तो। इस तरीके की महंगाई मेरे जीते जी मेरे लाइफ टाइम में कभी मैंने नहीं देखी। पिछले 16 साल के रियल एस्टेट करियर में ये पहली बार है कि हमें ऐसे देखने के लिए मिल रही है। बिल्कुल मैं इस बात पे सहमत हूं कि काम तो 1 मिनट नहीं रुकना चाहिए, ना ही रुकेगा, एंड हमें ये शॉक एब्जॉर्ब करना ही चाहिए एब्सोल्युटली। और फ्यूचर में हमें इस बात का ध्यान रखते हुए बस अपने प्राइजेस को इंक्रीज करके चलना है, एंड दैट इज अ एब्सोल्यूट ट्रुथ। कानून क्या वाकई इतना कमजोर है, इतना लचर है कि यहाँ पर घर खरीदार जिसके हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए कानून बनाया गया है, उसी की सुरक्षा नहीं हो पा रही है? अभय जी, सॉरी, मैं समझा क्वेश्चन मेरे से नहीं है। तो कविता जी, 2-3 चीजों में मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसमें आप देखिए कितना कन्वीनियंट, अब इस पूरे चीजों को ये बात कह दी गई कि भाई हम अपने मार्जिन को बढ़ाएंगे। आप पहली बात तो ये है कि कल किसी प्रोग्राम में, वो पब्लिक प्रोग्राम था, कल किसी प्रोग्राम में इनके क्रेडाई के लोगों ने ही बोला कि मेरी मार्जिन 400 रुपए पर स्क्वायर फीट बढ़ गई है। अभी भूटानी साहब बोलते हैं कि 600 रुपए बढ़ गई है। कविता जी, 400 और 600 के बीच में 50% का गैप है, कोई 2-4-5% नहीं है। उसके बाद दूसरी बात इन्होंने कही कि 4000 स्क्वायर फीट का नोएडा में इनको घर मिल जाता है। चलिए, मिल जाता होगा, मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन मैंने एक एवरेज वर्ड यूज किया था। क्या 4000 का स्क्वायर फीट का घर नोएडा में एवरेज है? तो मतलब इनके कैलकुलेशन देखिए किस तरह से कन्वीनियंटली। अब इन्होंने एक तीसरी बात निकाल दी कि हम अपने मार्जिन को और बढ़ा दें। आज कोई एक आदमी ये मानने को तैयार है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री 5, 10, 15% के लिए काम कर रही है? आज एक बिल्डर अपने 5 साल के करियर में कहां से कहां पहुंच जा रहा है, और ये सबके लिए एग्जांपल है, सब लोग देख रहे हैं इसको। और जहां जहां पे भी एजेंसियां लगी, चाहे वो इनकम टैक्स की एजेंसी लगी हो, चाहे वो ईडी की एजेंसी लगी हो, और किस तरह के क्या सीजर्स हुए और किस तरह की चीजें मिली, इससे लोगों को क्या आइडिया नहीं लग रहा है कि किस तरह के मार्जिन और किस तरह के तरीकों से रियल एस्टेट इंडस्ट्री चल रही थी।
कमिंग टू आपके जो आपने सवाल पूछा कविता जी, कि ये बात तो देखिए सही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है मेरे मन में, क्योंकि मैं वो आदमी हूं जो रेरा के पहले अपनी लड़ाई लड़ रहा था लीगली अपने बिल्डर के खिलाफ। तो मैंने ये महसूस किया था कि रेरा आने के पहले किस तरह की समस्याएं थी और क्यों रेरा की हम लोगों की जरूरत थी। आज मैं रेरा आने के बाद भी लोगों की लड़ाइयां देख रहा हूं, क्योंकि मेरी लड़ाई तो सलट गई है मेरे बिल्डर से मेरे लिए, तो उसमें मैं ये देख रहा हूं कि रियल में रेरा को जिस तरह से जो सोच के हम लोगों ने उसके लिए प्रयास किया था, उसके लिए मेहनत किया था, वो पूरे 5 साल में, अभी अगर हम लोग 5 साल मान ले, ऐसे तो 6 साल हो गए, लेकिन अगर 5 साल मान लें तो उसके आसपास भी नहीं पहुंचा। और इसका दोष मैं रेरा पे या कानून पे नहीं देना चाहूंगा, मैं इसका दोष रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज बनी हैं उनको किसी ने ये समझा दिया कि साहब पहले आप जो है, देखिए रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट है, तो आप रेगुलेशन पे कम ध्यान दें और डेवलपमेंट में ज्यादा ध्यान दें। अब ये लोग सारे के सारे जो है एक ये ब्रांड एम्बेसडर बन गए और इनको इस चीज में मजा आने लग गया कि सेल हो रहा है। मैं ये सवाल करता हूं कि क्या सेल पहले नहीं हो रहे थे? 2006 से 2008 तक सेल हुए थे, तभी तो 5 लाख यूनिट बेचे हुए घर जो है वो कंप्लीट नहीं हुए थे। तो सेल अपने आप में कुछ नहीं दिखाता है, उसे कुछ पता नहीं चलता है। सेल पहले भी हुए थे। सेल अपने आप में, सेल होने का मतलब ये नहीं है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री मैल प्रैक्टिसेस से एकदम फ्री हो गई है और उसमें सब कुछ बहुत ही अच्छा हंकी डोरी हो गया है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आपने जो कहा, सवाल उठाया कविता जी, बिल्कुल सही है कि आज भी रेरा आने के बावजूद भी कुछ तो खामी हमारे पूरे जुडिशियल सिस्टम में है, जिसकी वजह से कानून मिलने में, न्याय मिलने में हम लोगों को देरी होती है। और दूसरा, ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इनकी ये पूरे के पूरे रास्ते को भटक गए हैं। ये इन्होंने ये बात को समझा ही नहीं कि आपका पहला काम था रेगुलेट करना, मैल प्रैक्टिसेस जितनी थी उनको हटाना, उनको ठीक करना और साफ सुथरे एक स्वच्छ सेक्टर को आगे बढ़ाना इनका काम था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि जैसा सेक्टर है हम उसी को आगे लेके चलते हैं। इसीलिए मैं ये जवाब मांगा भी, मैंने आरटीआई भी लगाई है कुछ जगह पे, और मैं ये जानना चाहता हूं कि ये अथॉरिटी बनने के बाद कितने प्रोजेक्ट्स आए नए और जो टाइमली खत्म हो गए, तब हमको पता चले कि इन लोगों की इफिशियंसी, जो रेगुलेटर्स हैं उनकी इफिशियंसी कैसी है। और ये बात एकदम सही है कविता जी कि आज की डेट में लोग, अगर मैं किसी प्रोजेक्ट में फंसा हुआ हूं तो मेरे को ये डिसाइड करना पड़ रहा है कि क्या मैं रेरा में जाऊं या मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊं। ये बात मेरे दिमाग में अगर आती है कोर्ट में केस करने के पहले, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रेरा अपने उद्देश्य में फेल हो रहा है। अगर फेल नहीं होता तो कोई दूसरा ऑप्शन कोई बारे में सोचता ही क्यों? वो सीधा जाके रेरा में केस करता और उसको न्याय मिलता। तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो एक ये बात बहुत जोर से फैलाई जा रही है कि रेरा में 70% केसेस डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, 1 साल में हो जाते हैं। लेकिन उस डिस्पोजल का क्या, जो डिस्पोजल से मेरे को रिलीफ नहीं मिला, आपने मेरे को एक ऑर्डर पकड़ा दिया जो केवल एक कागज का टुकड़ा है, उसको लेकर के मैं क्या करूंगा आप बताइए। अगर आपने कह दिया कि मेरे को रिफंड दो, मेरे को रिफंड बिल्डर नहीं देता है। अगर आपने कह दिया मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दो, बिल्डर उसको कंप्लीट नहीं करता है। अगर आपने कह दिया कि इनके प्रोजेक्ट को फैसिलिटीज और एमिनिटीज जिसकी कमी थी उसको पूरा करवा दो, बिल्डर उनकी बात सुनता नहीं है, तो वो कागज का टुकड़ा लेके तो मेरे कोई काम का नहीं है। तो इसीलिए लोगों को ये डर लग रहा है कि अगर और बिल्डर उसके उलट देखिए, अगर बिल्डर चाहते हैं कोविड टाइम में कि उनको एक्सटेंशन दे दिया जाए तो मिल गया था। आज मैं परेशान क्यों हूं? आपको मेरे चेहरे से दिख रहा होगा कि मैं इतना परेशान क्यों दिख रहा हूं, क्योंकि मेरे को ये डर सता रहा है कि बिल्डर जो चाहते हैं वैसी चीजें हो जाती हैं। अदरवाइज इनके, आप सोचिए कोई रैशनल आदमी ये सोच भी कैसे सकता है कि इस तरह का डिमांड वो कर सकता है कि भाई आप मेरे को, मैं कंस्ट्रक्शन बंद कर दूंगा, मैं जाकर के रेरा को कहूंगा कि बिना मेरे कुछ किए सारे प्रोजेक्ट को 6 महीना एक्सटेंड कर दो। क्या किसी भी सिविलाइज समाज में इस तरह की बातें सोची जा सकती हैं? क्या कोई भी इंडस्ट्री इस तरह की बातें कर सकता है पब्लिक डोमेन में? और उसकी क्रेडिबिलिटी फिर क्या रह जाएगी? कल मैं भी घर लेने जाऊंगा, क्रेडिबिलिटी का ही सवाल है, क्योंकि सुजय कहीं ना कहीं ये पूरे रियल एस्टेट सेक्टर की क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। रेरा कानून यहाँ पे घर खरीदारों के हितों के लिए बनाया गया है, लेकिन उन्हीं को यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। क्रेडिबिलिटी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है अब इस रियल एस्टेट सेक्टर के लिए सुजय? रेरा एक जोक बन के रह गया है। आप आंकड़े देख लीजिए, कितने प्रोजेक्ट रजिस्टर हुए, रजिस्टर होने के बाद कितने कंप्लीट हुए, और एनफोर्समेंट कहाँ है? ऑर्डर भी लेने के बाद एनफोर्समेंट कहाँ है? इसीलिए मैं कहता हूं कि जो यंग जनरेशन है, जो हमारी नई पीढ़ी है, वो प्रॉपर्टी को बेस्ट एंड रिलायबल इन्वेस्टमेंट नहीं समझती। वो कहती है कि मेरे पास अगर 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया है तो मैं वो इक्विटी में लगाऊं, मैं डेट में लगाऊं, उसका जो मेरे को इंटरेस्ट आएगा, उसका इंटरेस्ट में आराम से मैं जीऊंगा, गाड़ी ले सकूंगा और घर भाड़े पे ले सकूंगा।
एक जमाना था जब लोग समझते थे ये अपना घर होगा, ये अपना इन्वेस्टमेंट होगा, कभी भी एनकैश हो सकता है, मेरी एप्रिसिएशन होगी। आज आप मुझे कहिए कहाँ अप्रिसिएशन है? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज आप देखें, अगर आप प्रॉपर्टी लेकर जब आपको फ्लैट मिलेगा तब आप अगर भाड़े पे चढ़ाए तो क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है? इसीलिए ये सब फैक्टर्स को अगर अमेलगमेट करे, कंबाइन करे, तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट और जो प्रॉपर्टी एज अ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज नॉट द बेस्ट एंड रिलायबल इन्वेस्टमेंट आज के दौर में। चलिए, तो यहाँ पे कुल मिला के जो घर खरीदार है वो काफी प्लानिंग के साथ, काफी सपनों के बाद अपना सपनों का आशियाना बनाते हैं, जिसमें उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई यहाँ पर लगी होती है। लेकिन अब जिस तरह से हम देख रहे हैं, लगातार बिल्डर जो है उनकी मेहनत की कमाई को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि कब आखिर घर खरीदारों के हितों का संज्ञान लिया जाएगा, कब उनके लिए खड़ा हुआ जाएगा और कब बुनियादी स्ट्रक्चर जिसमें बहुत बड़े फ्लॉज हैं उन्हें ठीक करने की मुहिम शुरू होगी। चलिए, इसी उम्मीद के साथ आज की इस पेशकश को हम खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।